हेलो नमस्कार, मैं अभिजीत मौर्य और आप देख रहे हैं द अभिजीत शो। आज द अभिजीत शो पॉडकास्ट में एक ऐसे नेता आए हैं जो कि ज़मीन से निकल करके बहुत ही अच्छी राजनीति के माध्यम से पूरे प्रदेश में छाएं और इनकी कार्यशैली ग्राम प्रधान से प्रारंभ होकर के एक विधायक बने। सामान्य से परिवार से निकलकर विधायक बनना और विधायक बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष तक की मुकाम हासिल करना, ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में उपस्थित है। तो सर, मैं द अभिजीत शो में आपका स्वागत करता हूँ। मैं पूरे आपके चैनल का स्वागत बंदन करता हूं और जितने भी लोग इससे जुड़ेंगे, हमारा निवेदन है कि वो लोग जुड़ें और हम लोगों को जो हम लोग आज कर रहे हैं, जो भी हमारा आवाज़ संवाद है, उसको बढ़िया, उस पर क्या है, उस पर प्रतिक्रिया भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, हमारा सबसे पहला प्रश्न आपसे है कि आप राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? देखिए, राजनीति में जब शिक्षा ग्रहण कर रहा था तब से ही मेरा राजनीति से लगाव रहा। मैं साकेत काशी स्नातकोत्तर महाविद्यालय फैजाबाद से बीए फाइनल का ईयर का छात्र था। मैंने वहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा था छात्र संघ का, और छात्र संघ की राजनीति से ही हमारा जुड़ाव तब से शुरू हुआ। लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में फिर से मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा, फिर राजनीति में आना पड़ा, और राजनीति तो छात्र राजनीति से ही हमारी ललक थी और उसमें आगे बढ़ने का मुझे वो था कि हम छात्र से राजनीति करेंगे और राजनीति करके आगे निकलेंगे। बढ़िया सर। तो सर, आप ग्राम प्रधान थे, ग्राम प्रधान के बाद आपने विधायक बना, आपने सदर प्रतापगढ़ का। तो विधायकी का सफ़र, एक ग्राम प्रधान से विधायकी का सफ़र कैसे तय हुआ? देखिए, ये सही है कि सन 1995 से जब से मैं ग्राम पंचायत की राजनीति को शुरू किया, तो सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति से मैंने भी प्रधान रहते हुए अपनी राजनीति को प्रारंभ किया। अब हमारे बीच नहीं रहे श्रद्धेय स्वर्गीय राम लखन यादव जी पट्टी से विधायक होते थे, और मैं उनके द्वारा राजनीति मुझे सीखने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले समाजवादी युवजन सभा का नगर उपाध्यक्ष हुआ, उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी का सदर ब्लॉक अध्यक्ष हुआ। तब विधानसभा नहीं हुआ करती थी, तब ब्लॉक हुआ करती थी। विधानसभा का बाद में निर्माण हुआ है। तो मैं ब्लॉक का अध्यक्ष था। उसके बाद फिर मैं जिला सचिव बना समाजवादी पार्टी का। उसके बाद ग्राम प्रधान का भी चलता रहता था कार्यक्रम। मैं निचले स्तर पर मैंने ग्रामीण अंचल में देखा कि क्या क्या दिक्कतें ग्रामीण अंचल में एक दलित, मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र, बेरोजगारों को क्या दिक्कतें होती है, और मुझे बहुत नज़दीक से देखने का अवसर मिला। और निश्चित है उससे मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। और मैं अपने ग्राम पंचायत के सभी देवतुल्य मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं, और उस ग्राम पंचायत को धन्यवाद देता हूं पूरे ईश्वरनाथ, जो सदर विधानसभा की ग्राम पंचायत रही, आज वो नगर पालिका में समाहित है, वार्ड बन करके पूरे ईश्वरनाथ वार्ड है। मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं जिनकी कृपा से मुझे आज एक ग्राम पंचायत सदस्य के बाद प्रधान के बाद जिला पंचायत होते हुए, विधानसभा का सदस्य होते हुए, मुझे एक राज्य स्तर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने का अवसर मिला था। निश्चित है हमारे ग्रामीण अंचल, हमारे ग्राम वासियों का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर। सर, आपका विधायक बनने का सफ़र कैसे प्रारंभ हुआ? कैसे आपको क्योंकि आज के समय में विधायकी का टिकट मिलना, जान लीजिए, अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो एक ग्राम प्रधान को डायरेक्ट विधायकी का टिकट मिलना, ये सफ़र कैसे हुआ सर? देखिए, ये सच है कि डायरेक्ट मैं प्रधान था, मुझे टिकट मिला, लेकिन उसके बीच का जो दौर था, राजनीतिक जो मेरा दौर था, मैं समाजवादी पार्टी के बाद फिर मैं बीच में अपना दल का जिला प्रभारी रहा, इसी जनपद प्रतापगढ़ का। तब श्री राम वर्मा जी इसके जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, अपना दल इसके। हमारे राम मनोहर विश्वकर्मा जी अपना दल से लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ते थे। इन लोगों के साथ मुझे रह करके बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला, और माननीय हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय राम लखन यादव जी जो पट्टी से विधायक थे, उनके साथ रह करके हमें अवसर मिला। और उसके बाद फिर मैं लगातार प्रधान, मेरी पत्नी, उसके बाद मैं, उसके बाद फिर मैं, ऐसे क्रम हमारा चलता रहा, जो 95 से लेकर 2020 तक चला। बीच में एक वर्ष पंचवर्षीय 10 से 15 के बीच में हमें जनता का आशीर्वाद नहीं मिल पाया, लेकिन
बहुत थोड़े मतों से मुझे चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन उसके बाद मैं 2012 में मैं अपना दल छोड़ करके मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया कि अपना दल यश में जो मैं यहाँ देख रहा था, जो मेरा भविष्य उज्जवल नहीं दिख रहा था, छोटी पार्टी थी और उसका पुनर्जन्म मतलब स्थापना हुई थी 95 में और संघर्ष चल रहा था। तो 98 में इसी अपना दल से जनपद प्रतापगढ़ से अपना दल का पहला विधायक माननीय हाजी मुन्ना सदर विधानसभा से जीते थे। ये उत्तर प्रदेश में अपना दल की पहली यूँ कह लीजिए एक सबसे पहला मुकाम था जो हाजी मुन्ना जी को मिला था। हम हाजी मुन्ना जी के साथ रहते थे। मैं उस टाइम प्रधान था और बराबर काम करता था, तो उनसे मुझे सीखने का अवसर मिला। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनती है और उस टाइम पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक वोट देश के नाम का नारा दिया था, जिसमें दलितों पिछड़ों का सम्मान सुरक्षित करने का भी नारा दिया कि सबका साथ सबका सब विकास, ये नारा दिया था। मैं उस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा और 2015 में जिला पंचायत सदस्य का हमें टिकट भी मिला। भारतीय जनता पार्टी 28 टिकट मिला। मैं उस टाइम समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हमारी सदर विधानसभा से हमारे इस सदर विधानसभा के माननीय पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह यादव और मुन्ना यादव जी विधायक हुआ करते थे। उनकी पत्नी के सामने हमें चुनाव लड़ने का अवसर मिला था। वो समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत लड़ रही थी, मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा था। हमारे पास ग्राम प्रधान से उठकर ऊपर आने का अवसर मिला था। निश्चित है कि हमारे करीब 26 से 27 ग्राम पंचायतें उसमें शामिल हुई थी और उन ग्राम पंचायतों में मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला था। लेकिन चूँकि सत्ता थी, सरकार थी, इसकी वजह से कुछ मतों से मुझे हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमें हमारे कार्यों को देखते हुए, चूँकि उस टाइम 2017 में के पहले 15 में कहा गया था जो भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत सदस्य जीत कर आएगा उसे विधानसभा का टिकट दिया जाएगा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही थी। केंद्र में तो एनडीए की सरकार बन चुकी थी, आदरणीय माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे, परंतु प्रदेश में चूँकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है पूरे देश का, तो यहाँ संघर्ष भाजपा का चल रहा था। तो एक नारा दिया गया कि जो जिला पंचायत सदस्य जीत कर आएगा उसे उस विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाएगा। मैं चुनाव लड़ा और लगभग 10,000 से ऊपर मतों से हमें मत मिलने का आशीर्वाद मिला, लेकिन कुछ मतों से मुझे हार का सामना करना पड़ा। चूँकि वर्तमान में समाजवादी की सरकार थी और माननीय समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उन्हीं की पत्नी से हमारा चुनाव चल रहा था, उन्हीं का हमारा आमना सामना था। तो कुछ हमें आशीर्वाद शायद मिलने में कमी रह गई या मेरे प्रयास में कमी रह गई, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। पर वो कार्यों को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने, मेरी मेहनत को देख करके, यूँ कह लीजिए कि मेरी मेहनत को देख करके भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम समय पर आदरणीय जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी जी थे, उन्होंने हमें भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री बनाया। मैं जिला मंत्री रहते हुए मुझे चाहे कोहड़ौर मंडल का मुझे प्रभारी बनाया गया, चाहे सड़वा चंडिका मंडल का प्रभारी बनाया गया। मैंने बड़ी ईमानदारी से कार्यकर्ताओं को ले जाता था अपनी गाड़ी से, बूथ समिति बनाता था, बूथ समिति गठित करता था और एक एक कार्यकर्ता के बूथ गठन में मैं सबके साथ बैठकर मंडल के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठ कर के पूरी योजना रचना बनाता था और उस मंडल में भारतीय जनता पार्टी को मैंने बूथ स्तर से लेकर के जनपद तक खड़ा करने का काम किया था। जब 2017 में चुनाव आया और 2017 में मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चूँकि चुनाव में जिला पंचायत चूँकि हार चुका था, लेकिन पार्टी ने सम्मान करते हुए जिला मंत्री बनाया। उसके बाद 2017 के चुनाव में मुझे सदर विधानसभा का संयोजक बनाया। अभी सर आते हैं उस पर, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, आपने जिक्र किया कि आपने जिला पंचायती का चुनाव लड़ा,
तो प्रतापगढ़ जिला जो कि अपने में ही एक विशेष जिला माना जाता है, कई सारे राजनेताओं से लेकर के दबंग छवि के नेताओं की छवि यहाँ पे प्रस्तुत रहती है। नहीं, माननीय राजा भैया जी का एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि हमने जिसको चाहा है वही जिला पंचायत अध्यक्ष बना है आज तक। क्या ऐसा सही बात? देखिए, ये तो निश्चित है कि सत्य भी है। प्रतापगढ़ में प्रमोद जी को छोड़ करके उसके पहले भी राजा भैया जी जिसको आशीर्वाद दिए वो अध्यक्ष बना। लेकिन एक चीज है, जैसे अब दबंग छवि हो, राजा है ही हैं, वो बात अलग है, पर उन्होंने सामान्य सीट पर भी पिछड़ी जाति को लड़ा करके उन्होंने चुनाव में बैकवर्डों को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया है। सामान्य सीट पर कुलदीप पटेल जी, उनकी पत्नी श्रीमती माधुरी पटेल जी हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, वो सामान्य सीट से हैं। तो ये निश्चित है कि कहीं न कहीं अगर पिछड़े लोगों का अगर वो पिछड़ों को सम्मान दे रहे हैं तो शायद यही कारण है कि इसके लिए वो जिला पंचायत अध्यक्ष बार बार उनके खाते में जा रही है। यानी सामान्य सीट होते हुए भी पिछड़ों को लड़ाते हैं तो पिछड़ों का सम्मान करते हैं, और जो भी जिला पंचायत सदस्य जीत के जा रहे हैं उनका भी वो सम्मान कर रहे हैं। तो निश्चित है जिला पंचायत सदस्यों से तो हमें कहीं भी ऐसा क्षोभ नहीं दिखता है। अभी सर उत्तर प्रदेश में एक न्यूज़ चल रही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो है वो जनता के द्वारा होगा, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये सच है, अगर पूरे प्रदेश में जनता के द्वारा चुनाव हो तब सही जिला पंचायत यानी पंचायती राज व्यवस्था में सही लोकतंत्र की व्यवस्था मानी जाएगी। इसलिए कि एक आम आदमी भी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है, एक आम आदमी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ सकता है, और एक आम आदमी ग्राम प्रधान का भी चुनाव लड़ सकता है। ये निश्चित है, अगर हमारी सरकार जो अभी थी, जो सरकार चल रही है, नहीं मैं तो उसमें पहले अलायंस में था, अब उसमें बाहर हूँ, अभी मैं किसी दल में भी नहीं हूँ। कहने का मतलब जो भी अभी सरकार चल रही है एनडीए की, हालांकि एनडीए के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सोच है, या पंचायती राज व्यवस्था के जो मिनिस्टर हैं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव जनता द्वारा हो। मैं इस बात का समर्थन करता हूं पूरी तरह से। अगर जनता द्वारा होगा तो निश्चित है सही जनता का सेवक चुना जाएगा, और नहीं अगर पुरानी पद्धति से चुनाव होगा तो बाहुबली दबंग लोग चुनाव जीतते आ रहे हैं और जीतते रहेंगे। सर, अभी आपने ओपी राजभर जी जो कि वर्तमान समय में कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा था। उन्होंने कहा कि अगर मुराई है तो इनका सब्जी बेचने का काम जिस जात से आता है उसका वही काम है। इटावा में एक ऐसा प्रकरण हुआ जो कि पूरे देश की जाति व्यवस्था पे सवाल उठाता है, और सामाजिक न्याय जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक समता मूलक समाज की स्थापना का एक सपना देख करके गए थे, ये उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है। लेकिन ऐसी उनके विचार हैं कि जिस जात का है उसे वही काम करना चाहिए। आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, मैं नहीं पूरा प्रदेश और देश जानता है कि वो बड़बोलापन है उनके अंदर। वो कभी समाजवादी की ओर रहते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर कमेंट करते हैं, और जब उधर पाले से सरकार के पाले में आ जाते हैं तो सीधा हमला उनका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी पर रहता है। अब जैसे अभी आपने कहा इटावा की घटना, ये निश्चित है कि इटावा की घटना ने पूरे प्रदेश को, जनपद को नहीं पूरे प्रदेश को, देश को शर्मसार कर दिया। इसलिए शर्मसार कर दिया जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में जब व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था चल रही है और लोकतंत्र इस देश के अंदर मजबूत है, तो धर्म और जाति का, मजहब का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए जब राजभर जी ने कहा बड़बोलेपन में कि मौर्या को मुराई का पेशा सब्जी करना चाहिए, गड़रिया को भेड़ बकरी चरानी चाहिए, लोहार को लोहारगिरी करनी चाहिए, तो मैं उन्हीं से सवाल करता हूं, माननीय ओपी राजभर जो आज उस उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं,
और राजभर बिरादरी से बिलोंग करते हैं। मैं उनसे सवाल करता हूं, आपकी बिरादरी जो राजभर है वो पहले क्या करती थी? तो फिर आपको भी वही जा करके राजभर की तरह जो आपके 20 साल 50-60 साल पहले आपके समाज या दादा परदादा लोग करते थे, जो राजा महाराजाओं के यहाँ जा करके दुआरदारी करते, तो वही इनको करना चाहिए था। काहे कैबिनेट मंत्री बने हैं, काहे राजनीति में चले आए? ये बिल्कुल गलत सवाल या निशान है और इस पर मैं उनकी तीव्र भर्त्सना भी करता हूँ, उनकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसे बड़पोलेपन नेता को आने वाले 2027 में जनता सबक सिखाएगी। जो इधर रहते हैं तो इधर बोलते, उधर जाते हैं तो उधर बोलते हैं। ऐसे नेताओं को जनता 2027 में सबक सिखाएगी कि आज पूरे प्रदेश के अंदर आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हो। पार्टी को जो पार्टी बनाए हैं सुभाषपा, जो सुभाषपा को बना करके जो अपने मूल पार्टी की विचारधारा थी इनकी कि सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर हम चलेंगे, ये भी सामाजिक न्याय की विचारधारा लेकर चल रहे हैं। मैं आज इनसे सवाल करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब सरकार में आते हैं तो सामाजिक न्याय की विचारधारा भूल जाते हैं, जब आप सरकार से बाहर चले जाते हैं तो सामाजिक न्याय याद आता है। तो ऐसे नेता जो आज सरकार में शामिल हैं और जो ये समाज के साथ गलतियां कर रहे हैं, जो समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो हमारी समाज की बहन बेटियों के साथ हो रहा हो, चाहे हमारे समाज के बेरोजगार नौजवानों के साथ हो रहा हो, चाहे समाज के पढ़े लिखे नौजवान पढ़े लिखे विद्वानों के साथ हो रहा हो, ये निश्चित है इनके मैं बयान की निंदा करता हूं और इटावा कांड की घोर भर्त्सना करता हूं कि ज्ञानी कोई भी पुरुष हो सकता है। ज्ञान कहीं भी बैठकर कोई, अगर मैं बैठकर मंच पर 10,000 20,000 लोगों के बीच अपनी बात रख सकता हूं, अपने पार्टी की विचारधारा को रख सकता हूं, अपनी पार्टी के महापुरुष जिनकी विचारधारा पर हम पार्टी हमारे नेता चलाते हैं, हम उनकी विचारधारा को रखते हैं। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर का रखते हैं और डॉक्टर लोहिया का रखते हैं, सरदार पटेल जी का रखते हैं। अभी एक मैं आपके ही चैनल से कहना चाहूँगा, अभी एक मामला आया है, अभी की भारतीय जनता पार्टी की सांसद आदरणीय सांसद कंगना रनावत जी हैं, जिन्होंने सरदार पटेल जी पर उंगली उठा दी। बताइए, जिसने देश की संरचना की। अच्छा, उन्होंने कहा कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने बड़े बैरिस्टर थे, इतने अच्छे वकालत किए, जो विदेश में पढ़े। बताइए, जो विदेश में पढ़ कर आवे उसे इंग्लिश नहीं आती है। मतलब इतना गलत बयान सांसद होकर के देना, ये हम इनकी भी निंदा करते हैं कि ऐसे सांसदों को अपनी जुबान पर लगाम रखना चाहिए। जो जितना उनका कद और कायदा है उसी पर ही बात करनी चाहिए। और ऐसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों पर उंगली उठाना और उनकी भर्त्सना करना, ये बहुत ही गलत विषय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं ये चाहता भी हूँ कि आदरणीय सांसद कंगना रनावत जी को इससे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। माननीय विधायक जी, आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो आपकी नज़र में सामाजिक न्याय क्या है? इसी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई और आप ही की पार्टी की वरिष्ठ नेता अनुप्रिया पटेल जी ने भी इस मुद्दे को काफ़ी उठाया और हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा और हाई कोर्ट ने भी कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हाँ कुछ गड़बड़ी हुई थी, उसको सही किया जाए। लेकिन अभी तक 69,000 भर्ती में कोई भी प्रोग्रेस नहीं देखने को मिल रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं जिस दल का प्रदेश अध्यक्ष था, अपना दल यस, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नेता श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी थी, और उन्होंने निश्चित है कि 69,000 भर्ती पर उन्हें काफ़ी सवाल उठाए हैं, लेकिन एनडीए की सरकार में ही तो शामिल हैं। अगर हम एनडीए की सरकार में शामिल हैं और हम एक तरफ जनता की आवाज़ की बात करते हैं, एक तरफ छात्र नौजवान हमारा जो शिक्षक भर्ती में 69,000 में पिस रहा है, लगातार आंदोलन, लखनऊ में कभी आंसू गैस छोड़े जाते हैं, कभी बारिश किया जाता है, कभी लाठीचार्ज किया जाता है। जा करके मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मेरे सामने की बात है कि हमारे कार्यालय के अंदर घुस गए सारे बच्चे और पूरा 12 घंटे उन्होंने आंदोलन किया।
तब जाकर के आशीष पटेल जी अपने बंगले से बाहर आए और फिर 69,000 बच्चों को समझाया, बुझाया कि मैं आपकी आवाज़ को सदन में उठाऊंगा। तो वो सदन में उठाए, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, उठाया, लेकिन उसके लिए कठोर कदम उठाना चाहिए। अगर हम सरकार में हैं और सरकार के हम अंग हैं तो हमें मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए। और कि 69,000 शिक्षकों में वो भी पिछड़ी जाति के जिसकी हम नेता हैं, उन्हीं के बच्चों का भविष्य खराब हुआ, उन्हीं के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं और कौन कर रहा है, और उन्हीं पिछड़ों के हक पर सामान्य तबके के लोग नौकरी करके मौज उड़ा रहे हैं। तो इसके लिए अगर वो सामाजिक न्याय की विचारधारा, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा को लेकर कहती हैं कि हम उनकी सामाजिक न्याय की विचारधारा पर चलते हैं, तो सामाजिक न्याय विचारधारा पर आप संघर्ष कहाँ करती हैं? आप क्वेश्चन उठा करके आपको उस पर एक कठोर निर्णय लेना चाहिए कि अगर आप इन बच्चों के साथ अगर न्याय नहीं करेंगे तो हम आपकी सरकार से अलग हो जाएं। कभी कहीं ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? अगर तो फिर अगर नहीं कहती हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें सरकार के लाभ का डर है, सरकार के पद का डर है, कहीं ऐसा ना हो पार्टी से हमें निकाल दिया जाए, सरकार से निकाल दिया जाए। तो जो लोग ये हमारे पिछड़ी जात के नेता हैं, मैं अनुप्रिया पटेल की ही बात नहीं करता हूँ, वो चाहे हमारे आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे हमारे आदरणीय निषाद जी हो, ये जितने भी नेता हैं तीनों पिछड़ी जात के, आने वाले 2027 में ये पिछड़े समुदाय के लोग, दलित समाज के लोग, इनसे एक एक सामाजिक न्याय का हिसाब लेंगे। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के कहीं कहीं उनकी सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, कहीं मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, कहीं लोहिया सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ उसी सरकार में के सांसद कह रहे हैं। आखिर एक भी बयान श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का आया? सांसद कंगना रनावत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बोला? क्या निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर निषाद जी ने कहा? उन्होंने नहीं कहा, ना ओम प्रकाश राजभर जी ने नहीं कहा। और अगर दोनों ने नहीं कहा तो कम से कम सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा पर अपना दल चलता है, कम से कम उस पार्टी के राष्ट्रीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को तो बोलना चाहिए था। जब वो अपने नेता के जिनके विचारों पर पार्टी चल रही है, उसके अगर उनके एनडीए सरकार का सांसद उनके गलत कह रहा है, उनकी मतलब निंदा कर रहा है, उनको अपमानित कर रहा है, जब उसकी लड़ाई वो नहीं लड़ पा रही हैं तो 69,000 हमारे बच्चों की क्या लड़ाई लड़ेंगी? ये तो आने वाले हमारे पिछड़े समाज के बच्चे, पिछड़े समाज के छात्र, शिक्षक, जो नौजवान आज बेरोजगार अपने पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, ये 2027 में इसका जवाब देंगे। सर, एक प्रश्न है कि एक सामान्य से प्रधान को विधायकी का टिकट मिला, वो विधायक बनते हैं और विधायक बनने के बाद उनको डायरेक्ट प्रदेश की कमान दे दिया जाता है अपना दल से, प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कई सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मोह भंग हो गया कि आपने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया? बहुत अच्छा सवाल आपका रहा। मैं विधायक बनने के बाद पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की बात कही जाए तो प्रदेश अध्यक्ष की बात में मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि मैं अपना दल यस में जब मैं विधायक बना उसके सिंबल से, भारतीय जनता पार्टी के बाद अपना दल के सिंबल से बना, तो मैं अपना दल यस में जब मुझे 22 में टिकट नहीं मिला, 22 में मुझे लड़ने का टिकट का अवसर नहीं मिला और समाजवादी पार्टी के अलायंस से माता कृष्णा पटेल जी को टिकट मिला, जो हमारे अपना दल पार्टी की जो संस्थापक थे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की पत्नी, वो हमारी विधानसभा से लड़ने आई, तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आप चुनाव न लड़िए, हमारी माता जी चुनाव लड़ रही हैं। ये मेरे सामने बहुत बड़ा विषय था। माननीय अनुप्रिया जी ने ऐसा कहा आपसे? हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। और उस टाइम कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं माननीय आशीष सिंह पटेल, जो उनके पतिदेव हैं, उन्होंने कहा कि आप चुनाव न लड़िए, हमारी माता जी चुनाव लड़ रही हैं और इसका बुरा असर भी जाएगा और लोग कहेंगे कि माता जी के खिलाफ ही आपने पार्टी में लड़ा दिया।
लेकिन राजनीति में ये हमारी समझ में कोई मायने नहीं रखता। राजनीति में माँ और बेटा, बेटी और बहू, बेटा बहू कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों का सम्मान करते हुए, अपने इच्छाओं का हनन करते हुए, अपनी सदर विधानसभा की देवतुल्य मतदाता जनता जो उत्सुक थी पुनः हमें विधायक बनाने के लिए, सबकी इच्छाओं का मैंने दमन किया। मैंने उनकी बात को माना और चुनाव में पर्चा नहीं भरा। लेकिन पीड़ा तो तब पैदा हुई, अब मैं उसी पर आ रहा हूं कि इस्तीफा क्यों दिया। जब पीड़ा तब मुझे पैदा हुई जब जिस मां के लिए मैंने अपनी सीट छोड़ी, जब पर्चा भरने का समय आया तो मुझे भावनात्मक बातों से, मुझे भावनात्मक भाषा बोल करके इमोशनल कार्ड मेरे साथ खेला गया और मैं ये समझा कि माता जी लड़ रही, भाई हमें बैठ जाना चाहिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात माना, पर्चा नहीं भरा। लेकिन मैं अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आशीष पटेल जी का इस आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब आप वोट पड़ने से एक सप्ताह पहले प्रतापगढ़ आप आते हैं, मुझे बुलाते हैं और एनडीए गठबंधन को जिताने की बात करते हैं, तो मैं उनसे सवाल करता हूं तब क्या एनडीए गठबंधन नहीं था जब मुझे चुनाव में बैठने के लिए कह दिया गया? और मेरे टिकट को आपने वापस करा दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी से माननीय राजेंद्र मौर्य जी चुनाव लड़े और हमारी जनता सदर ने उन्हें हाथों हाथ लेकर चुनाव, अच्छे मतों से चुनाव जिताया। और यही माता जी को, यही माननीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल जी, आप कहेंगे कई लोगों ने कहा कि आरोप लगाते हैं। मैं आरोप नहीं लगाता हूं, मैं साक्ष्य प्रस्तुत करता हूं। आरोप नहीं, साक्ष्य के साथ बात करता हूं। यही सराय सागर गांव में ग्राम पंचायत मेरी विधानसभा की है, भोपिया मऊ के बगल में। सम्मानित प्रधान जी भीम सिंह प्रधान होते हैं, उन्हीं के यहाँ बुलाते हैं, मैं उनके यहाँ उनको आमंत्रित करता हूँ। वहीं माननीय आशीष पटेल आते हैं, माननीय राजेंद्र मौर्य जी आते हैं और उनके दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री माननीय राम लखन पटेल जी आते हैं और उन्हीं के साथ हमारे मानधाता के पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुड्डन सिंह भी आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई कुंदन सिंह जी भी आते हैं। उनके सामने बात किया जाता है कि हमें माता जी को किसी भी कीमत पे चुनाव नहीं जीतने देना है, इसलिए कि गलत संदेश जाएगा कि एनडीए में हम रह करके हम अपनी माता जी को चुनाव लड़ा रहे, जिता रहे हैं। तो मुझे इस मन में मुझे खटका हुई, बताइए माता जी के लिए मुझसे टिकट, मुझे पर्चा नहीं भरने दिए। आज उन्हीं माता जी को चुनाव हराने आ रहे हैं। आज ये उनकी मां नहीं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, आज उन्हें ये चिंता नहीं कि हमारी माता है कृष्णा पटेल जी, उन्हें ये चिंता नहीं थी कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की धर्मपत्नी है। ये निश्चित है, मैं साच के साथ कह रहा हूं, पूरे साच के साथ, कि ये चारों नाम मैंने बताया है, आप पता कर सकते हैं। मैं नहीं, उन्होंने खुद माता जी को हराने का काम किया। तब मुझे इस बात की पता चली कि रोहनिया में भी पहली बार जब माता जी लड़ी तो उनको भी हराने का काम यही लोगों ने किया था, षड्यंत्र। माननीय विधायक जी, आपको तो बात 2022 में पता चली, 2025 में इस्तीफा देने का क्या कारण आया? देखिए, मैं उस पर भी आ रहा हूं, उस पर भी आपको बता रहा हूं कि 22 में टिकट नहीं मिला तो प्रदेश अध्यक्ष की बात आई। तो पहले डॉक्टर साहब सराव से डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी दलित परिवार से आते थे, तो उन्हें बनाया गया था। तो उन्होंने कहा इस बार अति पिछड़े से समाज से बनाएंगे। तो हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का अवसर मिला उन्हें, पर कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि उसमें मतदान हुआ। पहली बार मैं अपना दल यस का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़कर हुआ था। मैं मनोनीत अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तो चुनाव लड़कर के बना था। ये पूरी इसकी बड़ी लंबी कहानी है, अभी जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन पहली बार अपना दल यस में हम चुनाव लड़कर के जीते और जीत करके प्रदेश अध्यक्ष हुए। उसके बाद अपना दल यस से एक भी पैसे का कहीं भी पूरे प्रदेश का दौरा अपनी गाड़ी अपनी डीजल से करता था, अपने पास व्यवस्था से करता था। कभी भी आप पूछ लीजिएगा, उनका बिल वाउचर देख लीजिएगा, मंगा लीजिएगा, कभी 1 रुपया प्रदेश अध्यक्ष को दी हो। बताइए, ये उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और
ललितपुर से लेकर के बहराइच और इधर बागपत से लेकर के चंदौली या नोएडा, यूँ कह लीजिए नोएडा से लेकर चंदौली या सोनभद्र कह लीजिए, बहुत बड़ा क्षेत्र है। फिर भी मैं अथक मेहनत करते हुए अपने जो भी इनसे मुझे पीड़ा मन से मिली, जो मुझे जानकारी अंदर से प्राप्त हुई, उसको भी मैं सहन करते हुए मैंने ये सोचा कि मुझे राजनीति करनी है। और अवसर मिला है प्रदेश में अपने दलित, पिछड़े और सभी समाज के लोगों से मिलने का, और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लेकर चल रही हमारी पार्टी, या डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से चल रही, या डॉक्टर साहब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जो पार्टी के संस्थापक हैं इनके विचार से चल रही है, तो मैं ये सोचा, उसी पर मैंने मेहनत किया अपने गिले शिकवे भुला करके। लेकिन मैं इस्तीफे तक आकर के ही आप बात को करूँगा कि मुझे इसलिए इस्तीफा देना पड़ा कि जब कार्यकारिणी लोकसभा के चुनाव के बाद भंग होती है तो कभी भी इन्होंने जितने प्रदेश के जो भी जिला अध्यक्ष का गठन हो, कभी भी प्रदेश अध्यक्ष के टेबल पर फाइल नहीं आती थी। यानी कि मुझे देखने का भी अवसर नहीं मिलता था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जान लीजिए कि चैनल पर हम बोल रहे हैं तो सारी उत्तर प्रदेश का अपना दल का साथी भी सुन रहा है और अपना दल का कार्यकर्ता के अलावा सभी पार्टी के लोग भी सुन रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि प्रदेश अध्यक्ष था, प्रदेश अध्यक्ष को जिले की कमेटी का अप्रूवल देने का पावर होता, सब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका अप्रूवल देंगे, प्रदेश अध्यक्ष नहीं दे सकता। तो मुझे रबर स्टैम्प की तरह प्रयोग करेंगे, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। इतनी मेहनत करने के बाद 50-60 लाख का डीजल मैंने खर्च कर दिया पूरा प्रदेश भ्रमण करते हुए, चाहे बुंदेलखंड रहा हो, चाहे अवध प्रांत रहा हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, सब में मैं कम से कम नहीं 8-8 बार दौरा किया हूँ। और जहाँ भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मीटिंग हुआ करती थी, मैं 3 दिन पहले जा करके बिना कहे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के किसी के कहे बगैर अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए मैं जाता था और रुकता था। रुक करके मैं पार्टी की पूरी तैयारी करके कार्यक्रम को सफल बनाता था। तो ये मेहनत करता था, ईमानदारी थी, निष्ठा थी। भाई इनके सिंबल से चुनाव लड़के विधायक हुआ, अपना दल यश का विधायक माना गया, जबकि भाजपा भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन सिंबल उनके लड़ा तो अपना दल यश का माना गया। लेकिन जो कहती है पार्टी या कुछ पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से कहलवाया जाता है कि बताइए कि आपको प्रधान से उठा करके विधायक बनाया, विधायक से प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अपने पार्टी के जो अपना दल यश के पदाधिकारी आरोप लगाते हैं कि जिस दिन उस दौर में गुजरोगे तब पता चलेगा कि दल क्या है, अपना दल क्या है, और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीति क्या है और पार्टी की नीति और नीयत क्या है। जब यह आप उसके अंदर जाओगे तब पता चलेगी। हमें ऐसे थोड़ी पीड़ा हुई कि हमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया, मैं सम्मान से पूरे प्रदेश में टहलता था, हम सम्मान मिलता था। कोई सम्मान थोड़े फेंक देता है उठा के, वो भी सरकार में रह करके, सरकार में रहते हुए पार्टी का मैं अपना दल इसका प्रदेश अध्यक्ष था। यहाँ तो लोग जान लड़ा देते हैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन मैं 2 साल पहले मैंने इस्तीफा दे दिया। इसलिए दिया कि मैं अपने अधिकारों से, अपने सम्मान से समझौता नहीं कर सकता। जब देखा कि खाली इनका खोखला नारा है सामाजिक न्याय का, खाली खोखला नारा है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के हम विचारों को, सपनों को साकार करेंगे। कैसे साकार करेंगे जब दलितों पिछड़ों का अधिकार सुरक्षित नहीं होगा? जगह जगह पर हत्याएं हो रही हैं। बदायूं में पटेल मारा गया, क्या कर लिए? और बांदा में मारा गया, क्या कर लिए? डॉक्टर आज देश के महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पर उंगली उठाई गई, क्या आप बोले इसके बारे में? कहीं बोले? किसी ने सुना? आज कुछ सरदार पटेल जी की जो विचारधारा से जो कुछ विचारवान पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं, लेकिन आप क्या कर रही हैं? आप उस सरकार में रह कर के आपको तो विरोध करना चाहिए। इसलिए जो ये कहते हैं कि इस्तीफा देने का, जब मेरा मान सम्मान सुरक्षित नहीं रह गया, जब मैंने देखा कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, मेरा भविष्य भी उज्जवल नहीं दिख रहा है। इसलिए भविष्य उज्जवल नहीं दिख रहा है कि जब या तो इतना धनाढ्य व्यक्ति हो जाऊं, इतना पैसे वाला व्यक्ति हूं, मैं उतना पैसे वाला व्यक्ति नहीं हूं, और मैं इतना धनाढ्य आदमी नहीं हूं। मैं एक किसान परिवार का बेटा हूं, और इस सदर में, प्रतापगढ़ जनपद में मुझे एक बच्चा जानता है।
मैं मोची की भी दुकान पे बैठ जाता हूँ, सब्जी वाले की भी दुकान पे बैठ जाता हूँ, किराना की दुकान बैठ जाता हूँ, किसान के साथ चलता हूँ, नौजवान के साथ चलता हूँ, छात्रों के साथ चलता हूँ। मेरा तो अपना खुद का व्यवहार है, मैं सबके साथ जिया हूँ और सबके साथ आखिरी सांस तक जीने की इच्छा है। और जहाँ पार्टी के सामाजिक न्याय की विचारधारा और समता मूलक समाज की स्थापना न हो सके, जहां डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का सम्मान न हो सके, जहां डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के विचारों का सम्मान न हो सके और उनके खाली सपनों को साकार करने का नारा मंच में दिया जाए और कार्यकर्ताओं के भावनात्मक उनसे भावनाओं से खेला जाए, तो मैं समझते हुए मैंने देखा कि भविष्य उज्ज्वल भी नहीं है। पार्टी की विचारधारा अपनी विचारधारा से भटक रही है। और मैं तब जाकर के मैंने सरकार में रहते 2 साल चुनाव से पहले न कोई लाभ, न कोई लालच, न कोई हमें पीड़ा, सबको मैंने जो है समाहित करते हुए मैं पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और न मुझे कोई गिला है, न मुझे कोई शिकवा है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लोगों का स्नेह मिला, प्रदेश में सम्मान मिला और पार्टी में जितने दिन मुझे काम करने का अवसर उन्होंने दिया, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम सम्मान नहीं करते, आभार नहीं प्रकट करते हैं, ऐसा नहीं, इसलिए कि उनकी पार्टी में मैं काम किया हूँ। नेता अच्छी हैं सर, नेता अच्छी है श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, पर उनके पतिदेव जी जिनके सहारे उत्तर प्रदेश छोड़ देती हैं, वो पार्टी को सत्यानाश करने वो तुले हैं। तो क्या करें जब सम्मान नहीं सुरक्षित है। काफी गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं आशीष पटेल जी के ऊपर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे भी बैठ चुके हैं, तो अगर किसी 2027 का चुनाव आ रहा है, अगर किसी व्यक्ति को अपना दल से टिकट लेना हो तो क्या प्रोसेस होगा? देखिए, अपना दल से टिकट लेना हो तो लंबी लाइन लगा ले और थैला मजबूत रख ले और चुनाव में टिकट मिल जाएगा। किससे? प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय या राष्ट्रीय अध्यक्ष? नहीं नहीं, वहां बस एक ही है, 2 लोग हैं, तीसरा कुछ है नहीं वहां। 2 लोग ही चला रहे हैं, 2 ही लोग। यूं कह लीजिए कि प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। यही नहीं आरोप लगा रहा हूं, वो राजनीतिक दल मेरी समझ में ही देखते देखते जब थक गया, मैं समझा कि राजनीतिक दल नहीं है, ये 2 लोगों के बीच की ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म ही नहीं है, खाली फर्म ही नहीं है, ये पूरी पार्टी जो जिसे अपना दल सोनेलाल कहते हैं, ये रिटायर्ड कर्मचारियों की फौज बनकर रह गई है। मैं एक नई बात आपसे कह रहा हूं, ये खाली रिटायर्ड कर्मचारियों की फौज है। खाली राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को छोड़कर, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, वो लीडर हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश इन रिटायर्ड कर्मचारियों की फौज पर छोड़ देंगी तो आने वाले 2027 में कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। अब आप पूछेंगे कैसे रिटायर्ड कर्मचारियों की फौज है, मैं उसको भी आपसे बता देना चाहता हूं कि रिटायर्ड कर्मचारियों की फौज क्यों कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि आज जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था, जब इस्तीफा नहीं दिया था, तो सबसे पहले रिटायर्ड कर्मचारी की बात कर रहा हूं। जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय आशीष पटेल, वो भी जल निगम के विभाग के इंजीनियर थे। उन्होंने जल निगम विभाग से इस्तीफा दिया था, तो हुए क्या? कर्मचारी हुए, पहला बता रहा हूं। दूसरा, पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जिन्हें ओपी कटियार कहते हैं, वो बीआरएस इंस्पेक्टर हैं, LIO इंस्पेक्टर, बीआरएस लिए, वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। राष्ट्रीय महासचिव माननीय अवध नरेश वर्मा जी अभी अभी इस्तीफा दिए, वो भी रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे। और राष्ट्रीय अभी अभी सचिव से महासचिव बने, आदरणीय के पटेल जी कहते हैं उनको, के पटेल जी कहते हैं, वो भी एक्सियन जल निगम से रिटायर्ड हुए, बीआरएस लिए, रिटायर्ड नहीं हुए, बीआरएस लिए। उनके खिलाफ ईडी जांच भी चल रही है। अब अगर सरकार बदलेगी तो वो भी, उसका भी हिसाब किताब उनको देना होगा। आदरणीय के पटेल जी, जिनकी बार बार अखबारों में पूरा प्रदेश पढ़ा है कि उनके खिलाफ ईडी आय से अधिक संपत्ति की जांच भी चल रही है, वो राष्ट्रीय सचिव से महासचिव हुए, रिटायर्ड एक्सियन। और बता दें, उसके बाद जो आज प्रदेश अध्यक्ष मेरे बाद बनाए गए, वो भी एडीओ कोऑपरेटिव रिटायरमेंट है, सीतापुर से रहने वाले हैं।
मैंने उनको सदस्यता अपना दल की दिलाई थी। आदरणीय जाटव आरपी गौतम जी, जब मैंने सदस्यता दिलाई थी तो आरपी गौतम थे वो। जब मैंने पार्टी छोड़ी, जब वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तो उसमें एक नया शब्द जुड़ा, जाटव आरपी गौतम जी, वो भी रिटायर्ड एडीओ कोऑपरेटिव हैं। यही नहीं, जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संगठन कहे जाते हैं, जिनके नाम से चिट्ठी के सारे पद जारी होते हैं, वो मुन्नर प्रजापति जी हैं। राष्ट्रीय सचिव संगठन है, रिटायर्ड समीक्षा अधिकारी हैं। आप गिनते जाइएगा, मैं कितने गिना रहा हूं। राष्ट्रीय सचिव, पूरी एक श्रृंखला है। अब मैं गिना रहा हूं, आपको पूरा गिनिए ना आप। राष्ट्रीय सचिव संगठन, समीक्षा अधिकारी मुन्नर प्रजापति, और यही अनुसूचित मंच के पहले, यूं कह लीजिए कि पहले पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे आदरणीय सत्य प्रकाश कुरील जी, रिटायर्ड चीफ जल निगम, जिनकी पत्नी श्रीमती एडवोकेट सरोज कुरील जी माननीय विधायक घाटमपुर हैं। उनके पतिदेव हैं श्री सत्य प्रकाश कुरील जी, जो पार्टी में राष्ट्रीय सचिव बनाए गए, रिटायर्ड चीफ जल निगम। अब वो क्या है मालूम है? अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति के मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। और बता दे रहा हूं। माननीय जी, हमारा एक सवाल है कि अभी तो आप पूरा सुन ही नहीं पाए। नहीं, हम बहुत सारे वो रिटायर्ड कर्मचारी फौज, दल थोड़ी है वो, लेकिन रिटायर्ड एकदम पुख्ता सबूत के साथ कर रहा हूं। जितने रिटायर्ड कर्मचारी हैं, पूरे पुख्ता सबूत के साथ। अभी माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने, माननीय स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी की जयंती के अवसर पर मैंने देखा कि उन्होंने अपने सभी जनता जनार्दन को ललकारते हुए संबोधन करती हैं कि अब समय आ गया है, आप लोग तैयार रहिए। मतलब किस ओर इशारा करना चाहते हैं? क्योंकि माननीय आशीष पटेल जी ने भी अपनी जनता को संबोधित किया कि कार्य नहीं हो रहा है, 1700 करोड़ में पार्टी तोड़ी जा रही है, ये सब तमाम आरोप लगा। अंदर की बातें आप बताएंगे ना, क्या है अंदर की बातें? नहीं, उन्होंने मंच से कहा है, मैं अंदर की बात नहीं, सारा चैनल मौजूद था वहाँ कि इतने करोड़ से पार्टी हमारी तोड़ी जा रही है। अरे पहले अपने दायित्वों को देख लो, अपने व्यवहार को देख लो, हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ कैसे पेश आते हैं। अब नई चीज आपसे बता रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने दहाड़ करके कहा कि 2027 में तैयार हो जाओ। तो मैंने आपसे एक बात कही थी ना कि ये भावनात्मक कार्यकर्ताओं के भावनाओं से खेलती हैं कि डॉक्टर साहब सोनेलाल पटेल जी के का नाम लेकर के उनकी भावनाओं से खेलती हैं। और ये बताना इसलिए चाह रहा हूं कि अगर इनके अंदर हिम्मत हो तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे गठबंधन, अकेले चुनाव लड़ ले, पूरे प्रदेश में पता चल जाएगा कि कै % वोट है और कितनी सीटें हैं इनकी। आशीष पटेल जी को जब मैं पार्टी छोड़ा तो कई परिवर्तन हुए हैं, मैं उस परिवर्तन पर चर्चा करना चाहता हूं। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था और पार्टी प्रदेश खाली उत्तर प्रदेश में है, और जब प्रदेश की मासिक बैठक हो, बैकड्रॉप पे जो पोस्टर लगे यानी फ्लैक्स लगे, उसमें कभी प्रदेश अध्यक्ष की फोटो नहीं लगी। ये क्या है? डिक्टेटरशिप नहीं है, क्या है? करोगी आप मीटिंग प्रदेश समीक्षा बैठक की, प्रदेश की अध्यक्षता राजकुमार पाल प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, लेकिन फोटो मेरी वहां नहीं लगेगी। ये क्या है? डिक्टेटरशिप है। जब मैंने छोड़ा पार्टी को, जब ये पार्टी हिलने लगी, इनकी पूरी राष्ट्रीय महासचिव इस्तीफा दिए, युवा मंच का ये 4 साल अध्यक्ष नहीं बना पाए, उत्तर प्रदेश का अनुसूचित मंच का 4 साल अध्यक्ष नहीं बना पाए। मैं बहुत सारा आरोप लगा रहा हूं, एक बात नहीं कह रहा हूं। और मेरे छोड़ने के बाद प्रदेश अध्यक्ष की फोटो लगने लगी। आप अभी 2 जुलाई की मीटिंग हुई होगी, आप उठा के देख लीजिएगा। और 2 समीक्षा बैठक के लिए जो जारी किया जाता है पोस्टर, उसमें लिखा गया कि अध्यक्षता जाटव आरपी गौतम प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। जरा इनसे 2 जुलाई यानी 2 मई से पहले एक भी उठा के देख लो, कहीं आया होगा अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल करेंगे। और यहां तक कि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहले कार्यकारी होते थे, अब वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गए हैं। कभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद नहीं था अपना दल सोनेलाल में, पहली बार 2 उपाध्यक्ष हुए राष्ट्रीय, एक
माता बदल तिवारी जी, आदरणीय माता बदल तिवारी जौनपुर से आते हैं, उन्हें बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष। और एक माननीय जो कार्यकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल जी थे, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना। पहली बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद सृजित हुआ है, पहली बार है। और आज पहली बार ये मंच के प्रदेश अध्यक्षों को फुल प्लेस डर के मारे दे रही है कि आप प्रदेश के गठन करें, आप अपने ढंग से प्रदेश में जाके गठन करें। ये पहली बार होने जा रहा है। ये लड़ाई मेरी नहीं थी, वो कार्यकर्ताओं की लड़ाई थी जो मैंने इस्तीफा दिया है। आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मेरे कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, मेरी वजह से मेरी कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। आज सब पार्टी प्रोटोकॉल से चलने लगी है। आज मंच का प्रदेश अध्यक्ष अपनी प्रदेश की कमेटी बना रहा है। आज जिला कमेटी का जो वो अप्रूवल होता है, अब वो प्रदेश अध्यक्ष दे रहा है। अब आज जो प्रदेश में पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं वो प्रदेश अध्यक्ष के कलम से बनाए जा रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है, आज तक मेरे इस्तीफा देने के बाद इनके हिम्मत नहीं पड़ी कि जनपद प्रतापगढ़ की जिला इकाई घोषित कर दें। आज तक 6 मई को इस्तीफा दिया हूं और नया जिला अध्यक्ष अप्रैल में बना दिया गया था, मई में, अप्रैल में बना था। वही प्रज्ञा सिंह हमारे प्रदेश महासचिव हैं व्यापार मंच के, अपना दल के थे, उन्हीं के प्रांगण में बनाया गया। आज उस व्यक्ति को जिला अध्यक्ष को बने आदरणीय हमारे सम्मानित राजकुमार पटेल जी को यह पावर नहीं दिया जा रहा है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई बीतने जा रही है कि वो अपनी जिला की कमेटी घोषित कर लें। इतना डर सता रहा है प्रतापगढ़ से कि ऐसा ना हो घोषित कर दे तो जो बच्चे सब राजकुमार पाल के साथ भाग जाएं, कि बगावत कर जाएं। इसलिए अभी तक घोषित नहीं है। मैं तो इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि उन्हें घोषणा करनी चाहिए, मुझसे डरे ना। मैं पार्टी का वफादार सिपाही रहा हूं, कल भी वफादार था, आज भी हूं, लेकिन अधिकारों के लिए मैंने लड़ा था। अब मेरे कार्यकर्ताओं के अधिकारों की जीत हुई है, इस पर मुझे प्रसन्नता है। यही पहले होना चाहिए था। माननीय विधायक जी, अब आगे का सफर क्या है? देखिए, क्योंकि कई सारे लोग सोशल मीडिया पे विचार रख रहे हैं कि माननीय जी 2027 की टिकट के लिए पार्टी से इस्तीफा दिए हैं। कोई कह रहा है पहले से ही इनकी कई पार्टियों से डील चल रही है 27 की टिकट के लिए। क्या कहीं टिकट का खेला तो नहीं है? देखिए, ऐसा है, मैं भी एक इंसान हूं, हाड़ मांस का पुतला हूं, और हर इंसान की इच्छा होती है, हर इंसान की इच्छा होती है कि उसका बेटा अगर प्रधान बने, विधायक बने, मंत्री बने, सरकार में जाए, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। ये सब इंसानी स्वभाव है। इंसान को हमेशा इच्छाएं उसकी जागृत होती हैं। और रहा सवाल पार्टी से छोड़ने के बाद क्या रणनीति है, क्या डील है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 2 साल पहले पार्टी इस्तीफा दिया हूँ। 6 मई को मैंने इस्तीफा दिया है, तो 2 साल पहले मैंने सरकार से इस्तीफा दिया, नहीं सरकार में रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा दिया हूं। मुझे अगर राजनीति की इतनी लालच होती या पद की लालच होती तो मैं काहे प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देता, मैं भी बना रहता। मैं प्रदेश अध्यक्ष तो था ही, लेकिन उस प्रदेश अध्यक्ष पद से रहते मैंने कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ी है, कार्यकर्ता की जीत हुई है। और आने वाले 2027 में मैंने सदर विधानसभा में सेवा की है। मैंने 2 साल 5 महीने का अवसर मिला, 1 साल 5 महीने मैंने सेवा किया है, ईमानदारी के साथ किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो पार्टी सामाजिक न्याय की विचारधारा पर, जो पार्टी समता मूलक समाज की विचारधारा पर, जो पार्टी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की विचारधारा पर, उनके मान सम्मान की सुरक्षा पर जो पार्टी खरी उतरेगी, मैं उसी के साथ जाऊंगा। अगर वो मुझे उस काबिल समझेगी कि ये सदर से या रानीगंज या विश्वनाथगंज से चुनाव लड़ सकते हैं और ये हम पार्टी लड़ाएगी, तो मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता से आशीर्वाद लेने जनता के बीच जाऊंगा। अगर मैंने कुछ किया होगा, अगर मैंने जनता का सम्मान किया होगा, मैंने देवतुल मतदाताओं का सम्मान किया होगा, मैंने लोगों का सम्मान किया होगा, चाहे वो हमारा वृद्ध पिता हो, चाहे नौजवान साथी हो, चाहे छात्र हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे जो भी हो, अगर मैंने सबका सम्मान किया है तो मैं उनसे अपेक्षा भी रखूंगा। तो क्या वर्तमान सरकारें जो हैं अंबेडकर के संविधान की आत्मा को कमजोर कर रही हैं? देखिए, जो मुझे दिख रहा है
सही मायने में। निश्चित है धीरे धीरे अंदर से जो व्यवहारिक पक्ष में बाहर न दिखे, अंदर से सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कमजोर करती जा रही है। अगर यही उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर इसको न चेता, अगर न ध्यान दिया, दलित और पिछड़े लोग, माइनॉरिटीज के लोग, दबे कुचले लोग, जो भी आदिवासी लोग, जो भी जनजाति के लोग हैं, अगर ये न चेते तो आने वाला समय बहुत बड़ा भयावह होगा। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, जिसमें हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारे अधिकार मिले थे, जो मैं आज के 8-10 साल पहले जो हम लोग ऊंचाइयों पर पहुंचे थे, आज हम लोग पुनः पीछे उसी चौराहे पर जाकर खड़े हो रहे हैं जहां से हम चले थे। ये निश्चित है मन में पीड़ा है। तो हम सभी अपने प्रतापगढ़ जनपद नहीं, पूरे प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील करता हूं जो सामाजिक न्याय की विचारधारा पर चलते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा को मानते हैं, जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा को मानते हैं, जो छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा को मानते हैं, जो माता सावित्रीबाई फुले बाई की विचारधारा को मानते हैं, जो माता हमारी राजमाता अहिल्याबाई होलकर के विचारधारा को मानते हैं। हम ऐसे लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि आने वाले 2027 में आप लोग होशियार रहें और अपने मतों का, अपने अधिकारों का उसी जगह प्रयोग करें जहां आपकी सुनी जाए, आपकी सरकार बने, आपके अधिकारों की रक्षा हो, आपके संविधान की रक्षा हो, आपके महापुरुषों का सम्मान हो। उसी जगह आप लोग उसी जगह पर अपने अधिकारों का प्रयोग करिएगा। किसी को लुभावने नारों में मत आइएगा। नारा तो बहुत चलेंगे, बहुत तरह से आएंगे। उस पार्टी से बैकवर्ड आएगा, इस पार्टी से बैकवर्ड आएगा, उस पार्टी से दलित आएगा, इस पार्टी से दलित निकाला जाएगा, खाली प्रयोग करने के लिए आएगा। लेकिन इन राजनेताओं से हट करके मैं अपने पूरे प्रदेश और जनपद के बुद्धिजीवियों से अपील करूंगा कि आने वाले 2027 को जिम्मेदारी के साथ हम लोग अगर गलत हो जाए तो हमारी भी बात को न माने, वो बुद्धिजीवी हमारा जो मार्गदर्शन करे, हमको उसी के साथ चलना चाहिए। और आने वाले समय में डॉक्टर साहब के बनाए संविधान को जो बचा सके, उसी के साथ हमें चलना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से हटकर काम कर रही है? जो अभी चल रहा है, निश्चित है बाबा साहब का संविधान किनारे करके अपनी पुरानी व्यवस्था की ओर बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। यानी एनडीए सरकार कहिए, जब एनडीए सरकार है तो एनडीए सरकार है, उसी में सब समाहित है। जो उनके साथ मिलकर के, यानी कि जो मान्यवर काशीराम जी कहा करते थे कि कुल्हाड़ी से पेड़ को काटते तो हम हैं, लेकिन हाथ में पकड़ते तो हम उसी पेड़ की लकड़ी को हैं। तो जो 3-4 लोग इनके लकड़ी का प्रयोग हो रहे हैं, कुल्हाड़ी से वार होकर के बाबा साहब का संविधान की हत्या की जा रही है, इससे बचें और इससे बचाएं। और 2027 में आने वाले समय में, जैसे 2024 में जब आप दिए हैं संविधान के लिए, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, देश को बाबा साहब के सम्मान और संविधान को बचाने के लिए, उसी तरह से 2027 जब लड़ करके आप पूरी तरह से तैयार लड़ करके आप जब यहां का बदलाव करेंगे, तभी आपका संविधान बचेगा और अन्यथा संविधान आपका खतरे में बना रहेगा। तो आपकी नज़र में वर्तमान समय में भारत देश की ऐसी कौन सी पार्टी है जो संविधान के साथ में है, संविधान को लेकर चल रही है? देखिए, मैं आपके चैनल पर बैठा हूं, हमारी आपकी वार्ता हो रही है, संवाद हो रहा है। आप भी समझदार हैं, दुनिया भी समझदार है, लोग भी समझदार हैं। हम सोचते हैं हमसे सब सारे लोग हमसे ज़्यादा समझदार। मेरी सोच हमेशा रहती है मुझसे जो सामने बैठा, जो भी हमारा एक एक व्यक्ति है, वो मुझसे बहुत समझदार है। तो हर व्यक्ति समझ रहा है कि आज छात्र कहाँ जा रहा है, नौजवान कहाँ जा रहा है, बेरोजगार कहाँ जा रहा है, बेरोजगारों का क्या आलम है। आज देखिए प्राइमरी की शिक्षा व्यवस्था। मैं सरकारें से पूछना चाहता हूं, जो देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, जिनके मन में इस बात की टीस है, पीड़ा है कि ये देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, यानी एक देश हो एक चुनाव हो।
मैं इसलिए कह रहा हूं, ये एक देश एक चुनाव हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और ये पास भी हुआ है। अब कहां लटका है राज्यसभा में, कहां लटका मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनसे कहूंगा एक देश एक चुनाव के साथ एक देश और एक शिक्षा, यानी दो विधान न हो, एक देश समान शिक्षा हो, तब जाकर के इस देश का हर नौजवान, वो गरीब का, दलित का, पिछड़ों का, और चाहे जज हो और चाहे बैरिस्टर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नेता हो, सबका लड़का और गरीब का भी लड़का एक बराबर शिक्षा जिस दिन ग्रहण करेगा, तब जाकर के देश का भला होगा, तब जाकर के बाबा साहब का सपना साकार होगा। नहीं तो आज देखिए 25,000 से ऊपर आज प्राइमरी विद्यालय बंद कर दिए गए। अगर 25,000 विद्यालय बंद कर दिए गए तो आज वहां जो रसोइया एक गरीब घर से आकर के अपनी रोजी रोटी जीविका चलाता था, उसकी खतरे में हो गई। जिस व्यापारी के दुकान से, छोटे से गांव में छोटी दुकानें होती है, उनके दुकान से जो सामान आता था उसका व्यापार ठप हो गया। एक उस प्राइमरी का प्रधानाध्यापक जो पढ़ लिख करके बनता था, उसका रोजगार चला गया। और अगर एक विद्यालय में 3 ही टीचर अमूमन मान लिए जाएं तो 25 या 75,000 शिक्षकों का व्यवसाय, मतलब उनका जीवन, उनका जीविकोपार्जन खतरे में आ गया। तो आज बच्चा, जब उसी गांव में एक समय था, कांग्रेस की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इन लोगों ने हर गांव हर विद्यालय खोलने का काम किया। तब क्या नीति रही कि अगर एक एक गांव में विद्यालय जाएगा तो हमारा गरीब और दलित का बच्चा घर से निकल करके पढ़ने जाएगा, इसलिए उसके पास साधन नहीं, वो दूर नहीं जा पाएगा। तब तो ये सोच हमारी सरकार में थी। आज कैसी सोच आ गई है कि आज वो एक स्कूल को मर्ज करके 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे कर दे रहे हैं, नहीं एक गांव का खत्म करके दूसरे गांव में कर रहे हैं। तो हमारा उस जो दलित और गरीब पिछड़े परिवार का बच्चा, तो क्या वो शिक्षा से दूर नहीं किया जा रहा है? क्या आपकी समझ में नहीं आता को शिक्षा से दूर करने की रणनीति है? मैं तो यूं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यह सरकार की दोहरी शिक्षा नीति की व्यवस्था गड़बड़ है और गरीब, दलित, मजदूर, पिछड़ी जात के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का नायाब तरीका है। तो यह बंद होना चाहिए। इस नीति के खिलाफ है? बिल्कुल इस नीति के खिलाफ। अगर यह मानती है सरकार कि प्राइमरी को हम अध्यापक को पैसा देकर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस पर खर्च कर रहे हैं, तो हम अगर कुंभ में 1700,000 करोड़ खर्च कर सकते हैं, तो अपने इस देश के जो नौनिहाल बच्चे गरीबों के हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं देना चाहिए? क्या उनके लिए पैसा खर्च करना आपको महंगा दिख रहा है? आपको वही ज्यादा महंगाई दिख रही है, वही ज्यादा परेशानी सरकार की सबब बन रही है। ये सरकार को सोचना चाहिए। नहीं सोची, अगर सरकार नहीं चाहती तो 2027 में इसका भी रिजल्ट मिलेगा। अभी सर यही एक स्कूल के शिक्षक थे रजनीश गंगवार जी, उनकी लाइन है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि कांवड़ लेकर मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ ढोकर कोई एसपी डीएम नहीं बना है, कांवड़ लेकर जाकर कोई डीएम एसपी नहीं बना है। ज्ञान विवेक से तनिक विकास न होगा, सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना। इस कविता के पढ़ने के पश्चात उनके ऊपर एफआईआर हो गया, तो इस घटना पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, जिस टीचर ने इस कविता की रचना की है और एक प्राइमरी के विद्यालय के टीचर ने इसकी रचना की है, तो निश्चित है उसके मन में पीड़ा रही होगी कि आज विद्यालय बंद हो रहा है और छोटे छोटे बच्चे कांवड़ यात्रा लिए हुए दौड़ रहे हैं, सरकार उन पर पैसा खर्च कर रही है। जुलाई अगस्त का कीमती महीना है, मतलब कहने का एडमिशन के बाद से ये बच्चों का कीमती महीना माना जाता है, जो कि वो टीचर जो मेरी समझ में जहाँ तक आता है वो छोटे बच्चों के लिए सुधरने के लिए उसने, या उनके परिवार के गार्जियनों को, कि इस तरह से आपके बच्चे सुधरें और आपके बच्चे ज़्यादा विद्यालय आए, बच्चे प्राइमरी विद्यालयों में कम वैसे ही आ रहे हैं, तो हो सकता है उसकी नीयत रही होगी टीचर की जो उसने रचना की। लेकिन सबसे अगर उसके ऊपर एफआईआर तो सरकार ने कर दिया, लेकिन मैं सरकार से ही आपके चैनल से पूछना चाहता हूं, जब इस सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने और कांवड़ यात्रा को बच्चों को गांजा पीना, चिलम पीना, शराब पीने का कारखाना बताया, यानी ट्रेनिंग का स्थान बताया, तो उन पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? क्या वो
उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, इसलिए नहीं किया गया, या वो बहुत दमदार नेता हैं इसलिए नहीं किया गया, या सरकार से बगल हो जाएंगे तो सरकारें नहीं चल पाएगी इसलिए नहीं किया, कि आने वाले 2027 में हमारा नुकसान हो जाएगा इसलिए नहीं किया। तो यही तो बाबा साहब का संविधान की यही तो हत्या है कि लोकतंत्र में कमजोर के साथ अन्याय हो रहा है, मजबूत के साथ न्याय हो रहा है, यही लोकतंत्र है। यही तो मैं संविधान कह रहा हूं कि 2027 में अगर न चेता हमारा दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमजोर तबका, सूचित जात, जनजात, तो आने वाला समय यही होगा, आप बोलेंगे तो FIR होगा। सर, उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व में थे नेता विपक्ष थे, माननीय अखिलेश यादव जी। तो माननीय अखिलेश यादव जी को आप कैसा नेता मानते हैं? देखिए, हमारी मुलाकात एक बार उनसे हुई है, और उससे पहले मैं जब समाजवादी पार्टी में हुआ करता था तो मैं नेताजी से 3-4 बार मिला था, आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय राम लखन यादव जी के साथ में। और मुझे दीपावली के दिन माननीय नेता आदरणीय श्रद्धेय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी के हाथों से मुझे दीपावली की मिठाई खाने का अवसर मिला था, ये मेरा सौभाग्य था। और रही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे माननीय अखिलेश जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं, देखिए जो माहौल दिख रहा है, जो आज का समय है, जो सरकार वर्तमान में है, जो दुनिया को पीछे वाली सदी में ले जाना चाहती है, और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की जो सोच है, जो विचारधारा जो मुझे लगती है, वो आज के ज़माने के अनुसार लगती है कि आज का नौजवान क्या करेगा, आज का छात्र क्या करेगा, आज का बेरोजगार कहाँ जाएगा, आज की जो ये आवाम हमारी है, जो आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, ये कैसे इनका भला होगा। ऐसे चूँकि वो पढ़ लिख करके वो भी बाहर से आए हैं, वो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे विद्वान हैं और बड़े अच्छे विद्यालयों में पढ़ कर आए हैं, और वर्तमान मुख्यमंत्री भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सोच, जो विचारधारा उनकी सरकार की थी और जो विचारधारा इस सरकार में, हमें दोनों में बड़ी भिन्नता दिखाई देती है। बड़ी भिन्नता इस बात की दिखाई देती है कि यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय बाबूजी श्रद्धेय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के ज़माने में थी कि नकल विहीन उत्तर प्रदेश बनाए थे। तो क्या आज हमारी NDA की सरकार नकल विहीन बना रही है? आरोप तो लगता है आदरणीय श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के ऊपर कि उन्होंने नकल का जमाना कर दिया था, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो सब डिग्रियां लिए दौड़ रहे हैं रोड पे, और आज डिग्रियां लेकर के पूंजीपतियों के हाथ कंपनियों को सारी नौकरियां सौंप दी जा रही हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से, संविदा के माध्यम से। आज अब आप से जानना चाहता हूं, जिस मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग का डॉक्टर होगा, संविदा का आएगा और योग्य डॉक्टर नहीं आएगा, तो आप बताइए कैसे देश का, प्रदेश का भला होगा? कैसे आप सोचते हैं कैसे भला हो जाएगा? मेडिकल कॉलेज तो लगभग जिलेवार खुलते जा रहे हैं, ट्रामा सेंटर की तरह, जैसे ट्रामा सेंटर खुलते हैं। आज भी हमारा प्रतापगढ़ है, आज भी थोड़ा सा भी खतरा महसूस या रेफर इलाहाबाद। माननीय जी, अखिलेश यादव जी को आप कैसा नेता देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऊर्जावान नेता हैं, उनके अंदर अच्छी सोच है और युवाओं को लेकर बड़ी ऊर्जा उनके अंदर है। और जो मैं देखा हूं, एक बार की मुलाकात में लगा कि इनसे अगर इनके हाथों में दायित्व प्रदेश की बागडोर पुनः आ जाएगी, तो हमारा उत्तर प्रदेश निश्चित है विकास की ओर, विकास के ढर्रे पर चल पड़ेगा। निश्चित है कि हमें ऐसा योग्य मुख्यमंत्री चाहिए। मुलाकात इस्तीफा देने के पहले की हुआ है आपकी या बाद में? नहीं, मैं इस्तीफा देने के पहले ही हमारी मुलाकात हुई, ऐसा नहीं है। उसके बाद नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद भी मुलाकात एक बार वैसे खाली प्रणाम हो गया। बाकी मुलाकात का मतलब होता है जैसे बैठ के हम आप सब बात कर रहे हैं, ऐसी मुलाकात होती है। तो हमने जो
25-30 मिनट की वार्ता में जो मैंने देखा, जो झलक मुझे दिखी कि वाकई में इनके अंदर नौजवानों को कुछ करने के लिए क्षमता है। इस प्रदेश को जैसे इन्होंने संवारने का काम किया था, वो चाहे आज लखनऊ के अंदर देखिए 2 ही व्यक्ति को दिखता है, पूरा मैं नहीं कहता, पूरा लखनऊ कहता है आदरणीय बहन मुख्यमंत्री मायावती ने जो काम कर दिया और आदरणीय मुख्यमंत्री पूर्व माननीय अखिलेश जी ने जो काम कर दिया, उसके बाद पूरे लखनऊ में आप चले जाओ तो कुछ दिखता नहीं किसी का। अखिलेश यादव जी के पीडीए को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, क्योंकि 2024 का पूरा इलेक्शन पीडीए पे लड़ा गया और माननीय राहुल गांधी जी संविधान को लेकर के बात की कि मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं माननीय अखिलेश जी का कि उनके दिमाग में ये पीडीए आया। जिसने भी दिया हो विचार मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यह है पीडीए का नारा 1969 में मान्यवर काशीराम जी ने दिया था। 1969 में मान्यवर काशीराम जी ने पीडीए का नारा दिया था। और कैसे पीडीए का नारा माननीय अखिलेश जी को मिल गया, कैसे उन्होंने 2024 का चुनाव पीडीए का नारा देकर के लड़ा, या मान लो संविधान का देकर के लड़ा था। पीडीए का नारा जो 27 में आदरणीय अखिलेश जी चला रहे हैं, जो काशीराम जी मान्यवर काशीराम जी ने 1969 में चलाया था पीडीए का, आज वही माननीय अखिलेश जी पीडीए की उस राह पर चल पड़े हैं। तो निश्चित है मान्यवर काशीराम के बताए हुए रास्ते पर बहन मायावती सफल हुई थी। लगातार बहुजन समाज पार्टी यानी सबसे ऊंची ऊंचाइयों को छूने का काम किया था। जरा सा डॉक्टर साहब की विचारधारा से भटकी, समतावादी मूलक विचारधारा से भटकी और जरा सी सामाजिक न्याय से भटकी, आज पूरी स्थिति पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं। तो पीडीए के नारा अगर माननीय अखिलेश जी को मिला है, अब अगर पीडीए के नारे पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी अगर डटे रहे, पीडीए के नारे पर अगर फार्मूले पर चले, 2027 में पीडीए के नारे पर उन्होंने अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने का काम किया, तो आज मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि पीडीए की सरकार को कोई रोक नहीं पाएगा। 2027 में वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए आदरणीय अखिलेश यादव जी। इसलिए कि पीडीए में ही लोग पीडीए का फार्मूला देते हैं, एनडीए के लोग, यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो नहीं, भाजपा नहीं कहती है। भाजपा में एनडीए के जो घटक दल हैं, जो उसी पीडीए से आते हैं, आदरणीय संजय निषाद जी, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, आदरणीय हमारी बहन श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से ही और माननीय आशीष पटेल जी से कहलवाया जाता है। यही लोग चढ़ कर के पीडीए के जो फार्मूले से आज कुर्सियों पर बैठे हैं, चाहे प्रदेश के मुख्य उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हों, इन्हीं 4 लोगों के जिम्मे अखिलेश से युद्ध करने की जिम्मेदारी दी गई है। इधर भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी और अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष, अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं माननीय आशीष पटेल जी और श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी और डॉक्टर संजय निषाद जी और ओम प्रकाश राजभर जी को पीडीए के हमले से बचने के लिए अखिलेश जी के हमला ये करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या आप पीडीए के साथ में हैं? पीडीए के साथ जो भी रहेगा हम उसके साथ रहेंगे, इसलिए कि मेरे जहां समाज का भला होगा, जहां मेरे इस प्रदेश, जिले, जनपद का, प्रदेश का, हमारे नौजवान, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो भी दबे कुचले लोग हैं, इनका जिस सरकार में भला हो उसी के साथ हम चलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि पीडीए का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व जो है हम ही लोग दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने डिप्टी सीएम से लेकर कैबिनेट मंत्री, आप देख लीजिए। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि डिप्टी सीएम बना करके क्या दिया है। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये चैनल पे बोल रहा हूं, पूरा प्रदेश देखेगा। आदरणीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी की विधानसभा सिराथू, अगर ये पीडीए के नायक बनते हैं तो मैं कह रहा हूं, अगर सिराथू विधानसभा में पाल समाज की बेटी के साथ
बलात्कार होता है, छेड़छानी होती है। वही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम एक तरफ आदरणीय पाठक जी बलात्कारी की तरफ से चढ़ करके उसकी पैरोकारी करते हैं। अब सोचिएगा पीडीए का असली कौन हितैषी है। एक तरफ बलात्कारी जो अत्याचारी था उसकी मदद डिप्टी सीएम पाठक जी ने किया, और एक तरफ वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं जिनकी विधानसभा में पीडीए समाज की बिटिया के साथ बलात्कार होता है, व्यभिचार होता है, और उससे पहले 3-4-6 महीना पहले उन्हें पता है किसके समाज के साथ, मैं कहूंगा नहीं इस बात को, एक और लड़की के साथ हुआ था, लेकिन वो मामला दबा दिया गया। लेकिन यह मामला दबा नहीं, और आज तक सिराथू कई बार आए होंगे प्रयागराज, लेकिन उस बिटिया के घर जाना भी मुनासिब नहीं समझे। जो पाल समाज की बिरादरी से आती है तो क्या वो पीडीए से अलग आती है क्या? अगर वो पीडीए के भारतीय जनता पार्टी के जननायक हैं तो उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। एक बार भी उसके घर नहीं गए, क्यों नहीं गए? जाना चाहिए था कि नहीं? होता कुछ न होता अलग विषय है। अगर मेरा पाल समाज पूरा आंदोलित न होता पूरे प्रदेश का, और पार्टियां जैसे अखिलेश यादव जी खड़े हो गए, स्टैंड कर गए, जैसे चंद्रशेखर रावण जैसे लोग अगर न स्टैंड किए होते, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी ने किए होते, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी ने किए होते, तो आज इन्हीं मुकदमा भी कायम हुआ उस गांव के प्रधान के ऊपर, और 3 दिन के अंदर इनकाउंटर का आदेश होता है, 25,000 का इनामी घोषित कर दिया जाता है, और कभी एक मुकदमा उसके ऊपर नहीं होता। अगर ये जन आंदोलन न चला होता तो आज उसका काउंटर हो गया होता। कैसे पीडीए के जननायक हैं? उनकी विधानसभा है, मेरी विधानसभा में हत्या हुई, अभी एक सरोज बिरादरी की हुई, और अपराधी किसी जाति का होता, वो अपराधी होता, किसी जाति का नहीं होता। अपराध कोई भी कर सकता है, मेरी जाति से कर सकता है, कि अगले की जाति से कर सकता है, किसी समाज से आ सकता है। अपराधी अपराधी होता है, उसकी जात अपराधी में गिनी जाती है। लेकिन अगर उसकी हत्या हुई तो मैं पीड़ित परिवार से, तो मेरा विधानसभा है, मेरा दायित्व बनता है, मैं जनसेवक रहा हूं, सेवा किया हूं, तो मैं तो जाऊंगा उसके पास। जो मुझसे हुआ मैंने उसकी आर्थिक मदद भी की। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, विधायक हैं, आज तक एक भी व्यक्ति उसके दरवाजे नहीं गया। क्यों नहीं गया? ऐसे पीडीए के जननायक है भारतीय जनता पार्टी में। यह सवालिया निशान है। मैं नहीं कह रहा हूं, होना चाहिए। पीड़ा पीड़ा होती है, अपराधी अपराधी है, जात किसी की हो। सभी जात पार्टियों में सभी जातियों के लोग हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बस बहुजन समाज पार्टी हो, अपना दल, सभी जातियों के पार्टी के लोग नेता हैं, सभी राजनीति करते हैं। लेकिन कुछ तो दायित्व बनता है, कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए अपने अंदर। तो मैंने अपनी मर्यादा को रख करके मैं वहाँ गया, मदद किया। तो मैं वही अपने डिप्टी सीएम से कहना चाहता हूँ, अपनी विधानसभा में उन्हें जाना चाहिए था। ये मेरा सुझाव है। उनकी विधानसभा है, चुनाव कैसे हारे कैसे नहीं हारे इसको आदमी अगले कार्यकाल में उसको तैयार करता है, उसकी और जो कमियां होती है उसको पूरी करता है। ये कमियों में से एक है क्या? है ना? इसको जाना चाहिए ना उनको। समाज किसी का हो, पीडीए का ही तो समाज था। अब जाति छोड़ दीजिए, समाज तो पीडीए का था। तो ऐसे पीडीए भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं। प्रतापगढ़ शहर एक ऐसा जिला है जिसने देश की राजनीति में केंद्र सरकार में काफ़ी हिस्सेदारी रहती है, और उत्तर प्रदेश से अगर सरकार भी बनती है तो कैबिनेट मंत्री भी प्रतापगढ़ जिले से कई सारे रहते हैं, 2-3 तो रहते ही हैं। तो यहीं आपके यहाँ 4 आई थिंक प्रतापगढ़ में 4 सांसद हैं। एक माननीय प्रमोद तिवारी जी, माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी, माननीय अमरपाल मौर्य जी, माननीय एसपी सिंह पटेल जी। लेकिन इतने सारे राजनेताओं की, दिग्गज नेताओं का गढ़ माना जाता है प्रतापगढ़। उस प्रतापगढ़ शहर का विकास उस स्तर पे नहीं हो पाया, इसका क्या कारण है? प्रतापगढ़ में 4 सांसद आज मौजूद हैं।
इत्तेफाक है कि 3 सांसद विपक्ष में हैं, 1 सांसद सत्ता पक्ष में। और ये पहली बार है जहां इस प्रतापगढ़ को 2022 से 27 के बीच में न प्रदेश में प्रतिनिधित्व मिला सरकार में, और न तो केंद्र में मिला। केंद्र में तो 14 से 19 में भी नहीं मिला, 19 से 24 में भी नहीं मिला, और 24 से 29 भी चल रहा है, उसमें भी अभी तक तो नहीं मिला। इसलिए कि विपक्ष में लोग हैं, 3 तो सांसद विपक्ष में है, 1 सांसद पक्ष में है। अब जिस एनडीए की सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इसको सोचना चाहिए। प्रतापगढ़ के बारे में जब इतने लोग हुए नहीं कर पाए, तो जो नए उभरते सितारे हैं, जैसे माननीय अमरपाल जी राज्यसभा सांसद हैं, नवयुवक हैं, काम करने की क्षमता है, उनकी ऊर्जा है, ऐसे लोगों को आजमाना चाहिए। प्रदेश में केंद्र में बना करके आजमाना चाहिए। और एक जिले में 2 केंद्र में मिनिस्टर हो जाते हैं, और आज मेरा प्रतापगढ़ उससे शून्य है। तो ये सरकार जिसकी है उसको सोचना चाहिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी हमारी जो, उसको सोचना चाहिए कि हमारे इस जनपद से राज्यसभा माननीय अमरपाल जी हैं, अवसर देना चाहिए। अब अवसर नहीं मिलता, प्रतिभाओं को अवसर नहीं दिया जाएगा, और जो लोगों को कभी मिला उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं किया, और जो प्रतिभाएं हैं उनका उपयोग नहीं हो रहा है। अभिजीत शो में आज के हमारे गेस्ट के रूप में आए थे प्रतापगढ़ सदर के पूर्व विधायक और अपना दल यस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजकुमार पाल जी। उन्होंने इस एपिसोड में बहुत सारी बातें बताई कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा क्यों दिया, और साथ ही साथ भारत देश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा उनके संविधान के बारे में बताया, और साथ ही साथ सामाजिक न्याय की बातें भी बताया कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से जो भी सरकार पीडीए का साथ देगी उन्हीं की सरकार बनेगी। ऐसी तमाम सारी बातें हुई, और आप लोग इस एपिसोड को देखिए, बहुत ही अच्छा एपिसोड है। और साथ ही साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार पुनः मैं माननीय राजकुमार पाल सर का अपने शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आपके द अभिजीत शो को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसे निरंतर ऊंचाइयों को छुएं।